हेलो व्यूअर्स, आज हम कक्षा 9वीं के गणित की अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी करेंगे, जो कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा दोनों के लिए ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अर्धवार्षिक परीक्षा में कितना कोर्स आपके गणित में आने वाला है। और इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा में आपका आएगा ब्रिज कोर्स। ब्रिज कोर्स आपका अर्धवार्षिक में भी आने वाला है और वार्षिक परीक्षा में भी आएगा, तो आपको इसकी तैयारी भी अच्छे से करनी है। और यदि आपके पास ब्रिज कोर्स का सॉल्व नहीं है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप आसानी से उसको देखकर सारे क्वेश्चन हल कर सकते हो। इसके बाद आपका अध्याय 1 संख्या पद्धति आएगा, जिसमें 1.4 ये आपके कोर्स से इस वर्ष के लिए हटा दिया गया है। इसके बाद अध्याय 2 बहुपद पूरा ही आने वाला है। अध्याय 3 निर्देशांक ज्यामिति भी आएगा। इसके बाद जो अध्याय 4 है, ठीक है, अध्याय 4 दो चरों वाले रैखिक समीकरण में से 4.4 और 4.5 आपके कोर्स से हटा दिए गए हैं। इसके बाद है अध्याय 5 आपके कोर्स में नहीं आने वाला है। अध्याय 7 त्रिभुज में 7.1, 7.2, 7.3 और 7.4 ये आपके कोर्स में आएगा। ठीक है, ये चारों आपके कोर्स में आएगा। इसमें से जो भाग हटा दिया गया वह है 7.5 और 7.6 दोनों आपके कोर्स में नहीं आने वाले हैं। इसके बाद अध्याय जो आपका 8 है चतुर्भुज, इसमें से 8.5 और 8.6 ये आपके कोर्स में नहीं आने वाला है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला है, ज्ञात कीजिए 64 का 1/2। तो इसको हल करेंगे तो 64 को हम दो भागों में बांट दिया हमने। 8 गुणित 8 64 होता है, तो 8 गुणित 8 का 1/2, 64 को हमने इस रूप में लिख दिया है। अब 8 का वर्ग, इसका 1/2, तो यहाँ पे जो है घातांक जो है दोनों घात बाहर आ गए, जैसे ये 2 भी बाहर आ गया, तो 8 और ये 2 है गुणित 1/2, क्योंकि 8 की घात 2 थी, इसे हमने बाहर लिख दिया है। ये 2 से 2 कट गया है, बचा शेष कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ 8 बच गया, तो इसका उत्तर होगा 8। ठीक है, इसका उत्तर होगा 8। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। इसी प्रकार से 32 का 1/5। तो 32 को हम किस रूप में लिख सकते हैं? यदि इसको विभाजित करके लिखते हैं तो लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, और इसका पूरे का घात है 1/5। अब 2 कितनी बार है? 2 की घात लिख देंगे हम 5, तो क्योंकि 2 5 बार था, तो 2 की घात हो गई 5। अब इस घात को भी हम बाहर लेके आ जाएंगे, तो 2 और इसकी घात को हम बाहर लिया है 5 गुना 1/5, तो 5 से 5 कट गए, बचा 1, तो 1 का 2 की घात 1 ही है, उसे लिखने की आवश्यकता नहीं, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन से है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न है 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1। तो इसका हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 12x की घात 2 ऋण 7x धन 1, इसका गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम जो बीच वाली संख्या है उसे ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि उन दोनों का योग, ठीक है, उन दोनों संख्याओं का योग जो है वो बीच वाली संख्या के बराबर आ जाना चाहिए, और जब गुणा करें तो इन दोनों संख्याओं के बराबर आना चाहिए। तो ये दोनों संख्याएं जो है ये है 12 गुणा 1, ठीक है, तो 12x का वर्ग होना चाहिए। यदि हम गुणा करें तो और जोड़े तो कितना आ जाना चाहिए? ऋण 7x। तो ऐसी दो संख्याएं, ठीक है, ऐसी दो संख्याएं हो सकती है ऋण 3 और ऋण 4, क्योंकि ऋण 3 और ऋण 4 को यदि हम जोड़ेंगे तो हो जाएंगे ऋण के 7x, मतलब ये वाली संख्या, और गुणा करेंगे 4 तिया 12 हो जाएंगे, और ऋण धन हो जाएगा, तो धन के 12x की घात 2 हो जाएंगे यदि हम इनका गुणा करेंगे, तो क्योंकि दोनों के साथ x तो है ही सही, तो 4x और 3x, और दोनों ऋण के, तो ऋण धन हो जाएगा, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो 12, और x का x में करेंगे तो x का वर्ग, मतलब 12x का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12x की घात 2 ऋण 3x ऋण 4x धन 1। तो मध्य पद को दो पदों में बांटने पर, ठीक है, इसके बाद है इन दोनों में से हम 3x को कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा 3 को कॉमन ले लिया तो 3 चौक 12, 4 बचा है, 4x ऋण
1 क्योंकि 3x तो कॉमन ले लिया है। उसी प्रकार यहाँ पे दोनों संख्याओं में से हम ऋण को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। ऋण को ले लेंगे तो कोष्टक में बच जाएगा 4x ऋण 1, ठीक है। यहाँ पे हम ऋण 1 को कॉमन लेंगे, ठीक है। 1 लिख देंगे, यहाँ पे कुछ नहीं, ऋण का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x ऋण 1। तो यहाँ पे हो गया, दोनों में से कॉमन लिया, 4x ऋण 1 यहाँ पे भी और 4x ऋण यहाँ पे भी है, 4x ऋण 1, तो यहाँ हो गया 4x ऋण 1। और जो बचा 3x ऋण 1, 3x ऋण 1 हम यहाँ लिख देंगे। तो इस प्रकार हमने इसे गुणनखंड में बांट दिया है। इसी प्रकार अगला जो प्रश्न है, सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो सर्व समीका का प्रयोग करके गुणनफल ज्ञात करना है। तो प्रश्न है x धन 8 और x ऋण 10। तो बीजीय सर्व समीका है x धन a और x धन b, यह सर्व समीका है। और इसका पूरा जो है, इसको जब हल कर देते हैं तो हो जाएगा x का वर्ग धन कोष्टक में a धन b x धन a गुणा b के प्रयोग से यहाँ पे a बराबर तो 8 है। इस सर्व समीका को इससे तुलना करेंगे, जैसे x धन a और x धन b थी, तो यहाँ पे a के स्थान पे 8 है और b के स्थान पर ऋण का 10 है, ठीक है। तो इसका मान यहाँ रख देंगे, ठीक है। जो इसका फॉर्मूला था उसमें इसका मान रख दिया हमने। a के स्थान पर हम 8 लिख देंगे और b के स्थान पर ऋण 10। तो x का वर्ग धन कोष्टक में 8 और ये ऋण का 10, क्योंकि धन ऋण ऋण हो जाएगा, यहाँ पे ऋण का 10, कोष्टक के बाहर x धन a भी है, तो a के स्थान पर तो 8 है गुणा b के स्थान पर ऋण का 10 है। तो इसको हल कर लेंगे, x का वर्ग धन 8 में से ऋण के 10 घटाएंगे तो ऋण के 2 बचेंगे, तो ऋण के 2, कोष्टक के बाहर x ऋण 8 का 10 में गुणा करा तो 8 दाम 80 हो गए और ये धन और ऋण हो गया ऋण यहाँ पे। अब इसको और हल कर दिया तो हो गया x का वर्ग और ये धन और ऋण हो गया, क्योंकि इसको कोष्टक के बाहर लिया है हम। तो इस ऋण का धन में गुणा होगा तो ये ऋण हो गया, ऋण का 2x ऋण 80, तो ये हल हो गया इसका x का वर्ग ऋण 2x ऋण 80। इसी प्रकार जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, यदि x बराबर 2 पर बहुपद 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो 5x ऋण 4x की घात 2 धन 3 में x का मान 2 रखने पर, क्योंकि हमें दिया है x बराबर 2, तो x के स्थान पर हम 2 रख देंगे। तो 5 यहाँ पे 2 मतलब ये गुणा में है, 5x मतलब 5 के गुणा में है x, तो 5 कोष्टक में 2 लिख दिया, अभी हमने मान रखा इसलिए ऋण 4x का वर्ग के स्थान पे 2 का वर्ग धन 3, इसको हल कर लेंगे तो 5 गुना 2 5 दूना 10 ऋण 4 और ये 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का वर्ग मतलब 2 गुना 2 धन 3, तो 10 ऋण 4 चौक 16 धन 3, तो 13 ऋण 16 मतलब 10, ये धन का 10 है और ये धन का 3 है, दोनों धन धन वाली को हमने जोड़ लिया है, तो ये हो गए 13 और ये ऋण के 16, तो 13 ऋण 16 बराबर ऋण 3 मिल गया हमको, ठीक है। तो इस प्रकार इसका हल हो गया ऋण का 3, इसका आंसर है। इसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:4 है, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। तो इसका उत्तर होगा, माना कि कोण क्रमशः 2x 3x 4x होंगे, अतः चूंकि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अतः 2x धन 3x धन 4x बराबर होगा 180। इन तीनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 और 8 9x बराबर हो गया 180। x बराबर हो जाएगा 180/9, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 180/9, तो 9 से ये काट देंगे तो 9 दूनी 18 और 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 20। अतः कोण होंगे 2x बराबर 2 गुणित 20 बराबर 40 हो जाएंगे। 3x क्योंकि x का मान तो हमने 20 निकाल लिया, तो 3x बराबर हो गया 3 गुना 20 बराबर 60, 4x 4 गुना 20 बराबर 80, तो ये इसका उत्तर हो गया है। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, न्यून कोण अधिक कोण समकोण को चित्र द्वारा समझाइए। तो न्यून कोण जो 90 डिग्री से छोटा होता है वह न्यून कोण है, अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक का होगा और समकोण जो 90 डिग्री का होता है समकोण होता है। तो इस प्रकार हम इनको समझा सकते हैं। इस प्रकार जो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 डिग्री और AB बराबर AC है, कोण B और कोण C ज्ञात कीजिए।
तो यहाँ पे ये एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण ए जो है 90 डिग्री का है और ए बी, ठीक है, ये वाली जो भुजा है ए बी और ए सी, ये दोनों भुजाएं बराबर है। तो हमें ज्ञात करना है कोण बी और कोण सी, मतलब कोण बी ये वाला कोण और ये वाला कोण ज्ञात करना हमें, जबकि ये दोनों भुजाएं, ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, कोण समकोण है। तो हम यहाँ पे हल करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमें चित्र भी बनाना पड़ेगा। यदि ए बी बराबर ए सी, ए बी जो है बराबर है ए सी, हमको दिया ही है ये, इसलिए यदि दोनों बराबर है तो कोण बी बराबर होगा कोण सी के, ठीक है। ये दोनों भुजाएं यदि बराबर होती है तो कोण बी कोण सी के बराबर होगा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सामने के कोण बराबर होते हैं। चूंकि कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, हमें पता ही है। अब कोण ए जो है वह 90 डिग्री का हमें दिया, तो 90 लिख दिया हमने। कोण बी बराबर x, क्योंकि हमने कोण बी बराबर कोण सी कहा था और इन दोनों का मान हमने x मान लिया था। तो 90 धन x बराबर हो गया 180। तो ये दोनों 2x हो गए, दोनों मिलके हो गए 2x। अब यहाँ पे 180 और ये 90 को हम इधर ले आए तो 180 ऋण 90 हो गया और ये 2x। तो 2x बराबर 180 में से 90 घटा दी तो बच्चे 90, 2x बराबर 90। अब x बराबर 90 बटे 2 हो गया, तो 90 में 2 का भाग लगाएंगे तो बच्चे 45। तो x बराबर 45 डिग्री, मतलब कोण बी और कोण सी दोनों का मान 45 होगा। इस प्रकार अगला प्रश्न है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:11 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो इसको हल करेंगे। माना चतुर्भुज ABCD के कोण ए बराबर 3x, कोण बी बराबर 5x, क्योंकि हमें यहाँ पे 3 और 5, 9 और 13 का अनुपात दिया है, इसलिए हमने इसका अनुपात मान लिया है x। इसलिए कोण ए हो गया 3x, कोण बी हो गया 5x, कोण सी हो गया 9x और कोण डी हो गया 13x। कोणों का अनुपात ये दे रखा हमें। हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, हमें पता है। इसलिए कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर धन कोण डी बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। अब कोण ए है 3x, तो हम लिख देंगे 3x। कोण बी है 5x और कोण सी है 9x, कोण डी है 13x, बराबर हो गया 360 डिग्री। मान रख दिया हमने यहाँ पे। इन चारों को जोड़ दिया तो हो गया 30x बराबर 360। तो x बराबर हो गया 360 बटा 30, ठीक है। 360 बटा 30 भाग लगा दिया, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो आ गया बराबर x का मान आ गया 12। अब x का मान हम यहाँ पर रख देंगे, जैसे हमने कोण के मान लिखे थे 3x, 5x, 9x और 13x। x का मान हम 12 रख देंगे और हल कर लेंगे। तो कोण ए बराबर था 3x, तो 3 गुना x के स्थान पर है 12, तो 3x मतलब 3 गुना 12, तो 12 तिया 36 हो गए। उसी प्रकार 5x 5 गुना 12 तो 60 हो गए। उसी प्रकार 9x 9 गुना 12 तो हो गए 108 और 13 गुना 12 बराबर हो गए 156। तो इस प्रकार हमने चतुर्भुज के चारों कोणों का मान ज्ञात कर लिया। इसी प्रकार बहुपद से संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुपद x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 को x धन 1 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। तो ये भाग वाले क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं, यह आपको आना चाहिए। यदि आपने यह नहीं करे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है, आप उसमें से आसानी से देख सकते हो। तो px बराबर दे रखा हमें x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 3x धन 1 इस प्रश्न है। उसमें x धन 1, ठीक है, x धन 1 का भाग देना, तो x धन 1 बराबर 0 मान लेंगे, तो x बराबर हो गया ऋण का 1। तो x का मान आ गया ऋण का 1, इस मान को हम यहाँ रख देंगे। तो px बराबर, तो x के स्थान पर ऋण 1 और यहाँ पे x की घात 3 मतलब ऋण 1 की घात 3 धन 3 और x की घात 2 मतलब ऋण 1 की घात 2 धन 3, x है तो ऋण 1 धन 1, इसको हल कर लिया। ऋण 1 की घात 3 मतलब ऋण 1 का ऋण 1 में 3 बार गुणा है, तो यहाँ आ जाएगा ऋण 1 धन, अब 3 का यहाँ पे ऋण 1 का वर्ग है, तो ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो धन का 1 हो जाएगा, तो 3 का 1 में गुणा हो जाएगा यहाँ पे। फिर 3 का ऋण 1 में गुणा करेंगे तो धन ऋण ऋण, पहले जो है चिन्ह इनका गुणा होगा, धन का ऋण में गुणा होगा तो ऋण आएगा, 3 का 1 में करेंगे तो 3 हो जाएगा धन 1। तो अब इसको हल कर लेंगे अब हम, तो ये ऋण का 1, 3 का 1 में गुणा हुआ तो 3, ऋण 3 धन 1, धन 3 से ऋण 3 कट जाएगा, धन 1 से ऋण 1 कट जाएगा, तो शेषफल बचा है 0। तो इसका उत्तर होगा शेषफल 0।
तो इस प्रकार के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इसके बाद अगले वीडियो में ब्रिज कोर्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इसके बाद एक वीडियो में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न बताए जाएंगे। तो इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए, महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए और वार्षिक परीक्षा की तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।